बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। अब फैजल बदला ले ना ले, लेकिन आज कौशिक आप सबके सारे सवालों के जवाब देकर रहेगा। आप सबने उम्मीद से भी ज्यादा सवाल दिए और इस बार क्या मस्त मस्त सवाल आए हैं तुम सबकी तरफ से। आज मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके सारे सवालों के जवाब दे दूं। तो बिना किसी वक्त को जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज कौशिक के 4th एपिसोड को। सवालों की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप सबने मुझे बहुत सारे लव यू कमेंट्स भेजे हैं, तो मेरी तरफ से भी आप सभी को लव यू टू, क्योंकि आप सबकी वजह से ही आज अंतरिक्ष टीवी इतना बड़ा बन पाया है। तो पहला सवाल आता है एस्ट्रो क्लवर की तरफ से, जो पूछ रहे हैं कि सर डू यू थिंक आवर यूनिवर्स इज कंप्यूटर सिमुलेटेड। तो भाई इसका जवाब है हाँ, मुझे इस बात पर यकीन होता है, मतलब ज्यादातर लोगों को यकीन होता है। तो जब उनके थॉट्स सुनो तो कुछ ऐसा ही महसूस होता है। दूसरी चीज, कभी कभी आप कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं कि आप अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर ही सवाल उठाने लगते हैं। जैसे कि आप में से कई लोगों ने डेजा वू को तो एक्सपीरियंस किया होगा, और कभी कभी तो हम कुछ ऐसे सपने देखते हैं जो बिल्कुल ही रियलिस्टिक लगता है। तो मे बी ये सब ग्लिच इन द मैट्रिक्स हो सकता है। बात रही मेरी, तो मैं भी यही विश्वास करता हूँ कि हमारा यूनिवर्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। बाकी सबके अपने अपने थॉट्स और अपने अपने बिलीव्स हैं। अब अगला सवाल पूछा है अविनाश काले 3.14 ने कि व्हाट एग्जिस्ट बिफोर द बिग बैंग। तो देखो भाई, महान फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग और भी कई सारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि बिग बैंग के पहले एक सुपर डेंस बॉल शेप्ड चीज एग्जिस्ट करती थी, जिसको सिंगुलैरिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिंगुलैरिटी के अंदर ही हमारा पूरा ब्रह्मांड कंप्रेस्ड फॉर्म में समाया हुआ था, और इसी के अंदर ही समय भी समाया हुआ था। फिर अचानक से उसकी सटक गई और ये सिंगुलैरिटी बर्स्ट आउट हुई, और उसी के बाद हमारे ब्रह्मांड की संरचना हुई, उसी सिंगुलैरिटी के एक्सप्लोजन के कारण, जिसे आज आप बिग बैंग के नाम से जानते हो। आगे बढ़ते हुए आए हैं ब्रोकन 6757, और इनका सवाल है सर डू यू थिंक इफ एलियंस आर देयर इन यूनिवर्स एंड इफ देयर विल बी सुपर गैलेक्टिक सिविलाइजेशन सो दे कैन सर्च अस एंड डिस्ट्रॉय अस, सो इन माय ओपिनियन देयर इज नो एलियंस इन द यूनिवर्स। इन्होंने सवाल के साथ साथ अपना ओपिनियन भी दिया है। अब जरा सोचो, अगर तुम एक समुद्र के किनारे पर खड़े हो और वहां पर एक बहुत ही कमजोर मछली घूम रही है। तुम्हारे सामने इस समय पूरा पैसिफिक ओशियन पड़ा हुआ है, लेकिन उस महासागर में तुम्हारे सामने सिर्फ वो छोटी सी मछली दिख रही है। अब उस छोटी सी मछली को देखकर तुम सीधा ये डिक्लेयर कर दो कि इस ओशियन में कोई भी शार्क नहीं है, क्योंकि अगर होते तो वो इस मछली को खा जाते। ठीक इसी तरीके का केस यहाँ पर भी है। अब नो डाउट एलियंस मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पर क्या क्या है हमने उसका 0.00001% भी नहीं एक्सप्लोर किया है। और इतनी कम नॉलेज के बाद हम इतनी बड़ी बात कह दे तो ये गलत ही होगा। अब अगला क्वेश्चन है अवश्य 0.338 का, और ये पूछ रहे हैं कि आई हैव अ डाउट इफ ब्लैक होल्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सप्लोजन्स ऑफ स्टार्स देन हाउ ब्लैक होल्स आर वे फॉर अनदर डायमेंशंस। वेल, स्टार्स के एक्सप्लोजन्स के बाद ब्लैक होल्स बनते हैं, यह एक सच्ची थियरी है, और ब्लैक होल्स दूसरे डायमेंशन का रास्ता है, यह एक हाइपोथेसिस है। प्रूफ थ्योरी होती तो सच साबित हो चुकी होती, जो वास्तविकता में सच होती है, लेकिन हाइपोथेसिस वो होता है जो सच हो सकती है, मतलब उसके सच होने के चांसेस है, लेकिन वो सच साबित नहीं हुई है। तो सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होता है, ये दोनों ही बातें अलग अलग है। आगे यस राणा 1212 पूछते हैं कि ब्रो आर न्यूट्रॉन स्टार्स ओनली मेड ऑफ न्यूट्रॉन्स। वेल दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार्स ऐसे स्टार्स होते हैं जो पूरी तरीके से न्यूट्रॉन से बने होते हैं, एंड दे आर द मोस्ट डेंस ऑब्जेक्ट फिजिकली पॉसिबल। न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में थियरीज के अनुसार एक्चुअली में न्यूट्रॉन स्टार 100% न्यूट्रॉन्स के नहीं बने होते हैं, बल्कि उसमें कुछ और पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं जो स्टार के इंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं। अभी तक ऐसे किसी भी न्यूट्रॉन स्टार से इतना क्लोज कॉन्टैक्ट तो साइंटिस्ट का नहीं हुआ है, बट ज्यादातर पॉसिबिलिटीज इसी की है कि न्यूट्रॉन स्टार 99.4% न्यूट्रॉन्स के बने होंगे, और बाकी के बचे 0.6% में कुछ अदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे। अब उस 0.6% में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये किसी को भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन में वजद हसन फैमिली फैन पेज ने पूछा है कि सर कैन यू प्लीज टेल दैट कैन ए ब्लैक होल एंड ए न्यूट्रॉन स्टार कोलाइड।
वेल इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। ये घटनाएं ब्रह्मांड में होते रहते हैं और इस एक्सप्लोजन को किलोनोवा के नाम से भी जाना जाता है। किलोनोवा तब होता है जब दो न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल आपस में टकराते हैं और उससे होने वाला एक्सप्लोजन इस पूरे ब्रह्मांड का हार्डेस्ट नोन एक्सप्लोजन भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अंकु आनंद 409 पूछते हैं, क्या हम लोग मार्स की मिट्टी को अर्थ पे लाकर उसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं? वेल ये काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है ना, पर इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि प्लैनेट से ज्यादा वहां की मिट्टी पर डिपेंड करता है कि पेड़ लगेगा कि नहीं, और उगेगा तो कैसा उगेगा, कितना ज्यादा लंबा उगेगा और कितने अच्छे से उगेगा। मार्स की मिट्टी इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर पेड़ और पौधे उग सके, क्योंकि वहां की मिट्टी में जरूरी मिनरल्स की बहुत ज्यादा कमी है और इसी वजह से चाहे वहां की मिट्टी को धरती पर ही क्यों ना ले आओ, उसमें पेड़ या कोई भी पौधा नहीं उग सकता। बाकी ये ब्रह्मांड है मेरे दोस्त, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब पोरस सोलंकी पूछते हैं, क्या डायनासोर से पहले हमारी धरती पर कोई चीज एग्जिस्ट करती थी? तो भाई डायनासोर से करोड़ों साल पहले भी धरती पर बहुत से जीव रहा करते थे, जिनमें से कुछ को आप डायनासोर्स का प्री इवॉल्व फॉर्म भी कह सकते हो। जब मैंने कुछ जगहों पर रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि डायनासोर्स के पहले वाले समय को कार्बोनिफेरस पीरियड के नाम से जाना जाता है। उस समय पूरी धरती का तापमान बहुत ज्यादा गर्म था और साथ ही साथ वातावरण में बहुत ज्यादा नमी भी मौजूद थी। उस समय की धरती आज से बिल्कुल अलग थी और उस पीरियड में रहने वाले जीवों को ट्राइलोबाइट के नाम से भी कई जगह रेफर किया गया है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम विशाल मानूर पूछते हैं, इतने लाइट ईयर्स दूर जाने वाले वॉयेजर सैटेलाइट हमारी धरती तक इंफॉर्मेशन कैसे भेजती है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन ब्रो। तो देखो यार, इस सवाल में एक गलती है, वो ये कि वॉयेजर हमसे बहुत ज्यादा लाइट ईयर्स दूर नहीं है, बल्कि वो इस समय अर्थ से 150 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के आसपास ही दूर है। और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि वॉयेजर रेडियो वेव्स की फॉर्म में सारे डेटा को अर्थ पर ट्रांसमिट करता है और उसी रेडियो वेव सिग्नल को डिकोड करने के बाद हमें सारी जानकारी मिल पाती है। अब हमारे पास अर्थ में इतने बड़े बड़े और इतने एडवांस्ड रेडियो टेलीस्कोप्स हैं जो कि वॉयेजर 1 से आने वाली एकदम फेंट सिग्नल्स को भी आसानी से रिसीव कर लेती है। बस दिक्कत ये है कि वॉयेजर में लगी बैटरीज अब धीरे धीरे खत्म हो रही है एंड मे बी साल 2025 तक इसकी पूरी बैटरी खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये हमसे पूरी तरह से कॉन्टैक्ट तोड़ देगा। अगला सवाल पूछा है द चूजन वन ने कि इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल इन फ्यूचर एंड कैन आवर बॉडी विल बी इन गुड स्टेट आफ्टर टाइम ट्रैवल? वेल इसका सीधा सा जवाब है हाँ, टाइम ट्रैवल इन फॉरवर्ड या कहें तो फ्यूचर में समय यात्रा करना बिल्कुल पॉसिबल है। एंड आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि हम और आप ऑलरेडी फ्यूचर की ओर टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। हर एक दिन, हर एक सेकंड हम समय में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अपने फ्यूचर की ओर टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इसकी रफ्तार केवल 1 सेकंड प्रति सेकंड की रफ्तार है। पर इसके अलावा आइंस्टाइन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग आप स्पेस में जितनी तेजी से मूव करोगे, मतलब आप जितना स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाओगे, समय आपके लिए उतना ही धीमा होता जाएगा एंड फिर आप फ्यूचर में पहुंच जाओगे। बट खुश मत होना, क्योंकि ये फिलहाल की टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन का जवाब है हाँ यार, आपकी बॉडी बिल्कुल सही सलामती रहेगी, क्योंकि इस वक्त भी आप फ्यूचर में सफर कर रहे हो ना, और आपकी बॉडी बिल्कुल सही है। अब आगे भास्कर रॉय 128 पूछते हैं कि सर, जैसा कि आपने एक वीडियो में बताया था कि अब तक का खोजा गया सबसे छोटा स्टार साइज में सैटर्न से थोड़ा सा ही बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो जुपिटर से छोटा ही होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जुपिटर को एक फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, तो आखिर क्या कारण है कि उससे साइज में छोटा सा स्टार है और जुपिटर उससे साइज में बड़ा होकर भी एक फेल्ड स्टार है? वेल, मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का स्टार बनना उनके साइज से ज्यादा उसके मास और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स में आज भी ऐसे कई सारे प्लैनेट्स मौजूद होंगे जिनका साइज जुपिटर से 10 गुना बड़ा होगा, लेकिन फिर भी वो प्लैनेट है, स्टार नहीं। लेकिन वहीं ब्रह्मांड में एक और न्यूट्रॉन स्टार मौजूद है जिसका नाम है CXOU J085201.4 461753 और इसका साइज केवल 1.2 किलोमीटर्स का है। जी हाँ, 1.2 मिलियन नहीं बल्कि केवल 1.2 किलोमीटर्स का है ये स्टार। क्यों, हैरान हो गए ना? अरे ये ब्रह्मांड है मेरे दोस्त, और यहाँ कुछ भी पॉसिबल है।
और आज का आखिरी साइंस क्वेश्चन जो कि पूछा है 75241 ने, और वो ये है कि आई वांट टू नो दैट इफ द मार्स डजंट हैव ए मैग्नेटिक फील्ड एंड एन एटमॉस्फेयर, सो हाउ ह्यूमंस विल मेक एन एटमॉस्फेयर देयर? प्लीज टेल मी। अरे बताता हूँ। तो अभी इस बारे में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग नासा और स्पेसएक्स रिसर्च कर रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से मंगल ग्रह पर आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके। एक ऐसा आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर जो एग्जैक्ट अर्थ की तरह हो और आर्टिफिशियल होने के बावजूद भी उसमें और अर्थ में कोई भी मेजर चेंजेस ना हो। तो ये हो गए आज के साइंस क्वेश्चन। अब आते हैं अपने कुछ पर्सनल क्वेश्चन की ओर। आपने मुझसे रिलेटेड भी कई सारे सवाल पूछे हैं और इनमें से कुछ सवालों का जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। तो अब आगे की वीडियो में मैं खुद से रिलेटेड कुछ पर्सनल सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल पूछते हैं चौहान करीना कि सर आपने कितना स्टडी किया है, आपका सपना क्या बनने का था? तो गाइज आप में से कई लोगों को पता ही होगा कि मैंने साइंस लेकर इंटरमीडिएट किया है और उसके बाद अकाउंट ऑनर्स के साथ बीकॉम किया है। तो यही थी मेरी क्वालिफिकेशन। बाकी मुझे सीखना काफ़ी पसंद है एंड मैं मार्क्स और डिग्री से ज़्यादा नॉलेज गेन करने में विश्वास करता हूँ और इसीलिए आज अंतरिक्ष टीवी पे आपको भी थोड़ा बहुत ज्ञान दे देता हूँ। इसके अलावा एक सीक्रेट ये भी है कि मैं इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री में फेल हो गया था। बहुत ही दुख भरा हादसा था लेकिन सह लिया थोड़ा सा। बात करूं अगर अपने सपने की तो मैं शुरू से ही किसी भी तरीके का जॉब नहीं करना चाहता था। एक पर्टिकुलर सपना तो कोई नहीं था, लेकिन हाँ एक गोल जरूर था कि मुझे हर घर में साइंस को पहुंचाना है। मतलब हमेशा हम लोग साइंस और स्पेस का नाम सुनकर बस अपनी किताबों को याद करते हैं, जबकि असल में साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है और स्पेस कितना ज्यादा कूल है ये किसी ने भी हमें कभी रियलाइज कराने का कोशिश ही नहीं किया। मैं बचपन से ही स्पेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था और जब मैं इसके बारे में नई नई चीजों को पढ़ता था तो मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। पर दूसरी ओर जब मैं अपने क्लासमेट्स को देखता था तो मैं ये रियलाइज कर पाता था कि उन्हें विज्ञान में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में कोई समझाने वाला ही नहीं है कि स्पेस और ब्रह्मांड कितनी सुंदर है। तो बस वहीं से मेरे दिमाग में ये सोच था कि मुझे हर घर तक हर एक इंसान का एक ऐसा विजन बना देना है कि वो स्पेस को भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा ही समझ ले। मैं वर्ल्ड में और स्पेशली इंडिया में एक तरीके का नॉलेज रिवोल्यूशन लाना चाहता था, जिसके बाद यहाँ की यूथ का साइंस और स्पेस के प्रति नजरिया ही बदल जाए। और शायद आज मैं उस गोल पर धीरे धीरे कामयाब हो रहा हूँ। और आगे ऐसे ही और भी कई सारे गोल्स और भी कई सारे प्लान्स हैं जिस पर हम लोगों की टीम काम कर रही है और आपको बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं जिनको लेकर आपने कभी अंतरिक्ष टीवी से एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। सो स्टे ट्यून। अगला सवाल मुझसे पूछा गया है कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है। अब देखो यार, मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब तो नहीं देखता हूँ। जो साफ सीधी बात है वो यही है कि वैसे तो मेरा कोई फेवरेट यूट्यूबर नहीं है, पर हाँ अगर मुझे पूछोगे कि मेरे फेवरेट यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनमें से एक है कर्क ज़काट इन अ नटसेल का। बाकी मैं यूट्यूब को उतना ज़्यादा सर्फ नहीं करता, इसलिए कोई मेरा फेवरेट यूट्यूबर नहीं है। अब आज का आखिरी सवाल जो मुझसे कई लोग कई बार पूछ चुके हैं, इवन मुझे डीएम करके भी कई बार पूछते रहते हैं, और वो सवाल ये है कि क्या मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ या फिर नहीं। अब देखो, मैं वैसे तो भगवान पर भरोसा नहीं करता, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम लोग बचपन से ही एक ऐसे परिवार में पले होते हैं जहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि गॉड इज द सुप्रीम पावर, इनके सामने हाथ जोड़ो, इनके सामने सर झुकाओ, और भी कई सारे ऐसे रीति रिवाज फॉलो करवाए जाते हैं, तो भले ही आप ऊपर से मानो या ना मानो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में वह बात जरूर बैठ जाती है कि नहीं, हमसे भी कोई सुप्रीम पावर है जिसके सामने हमें सरेंडर करना चाहिए। बस वही हाल मेरे साथ भी है। वैसे तो मैं भगवान को फॉलो नहीं करता, लेकिन जो एक सबकॉन्शियस माइंड वाला फैक्टर आता है वहां पर कभी कभी मैं थोड़ा सा बिलीवर हो जाता हूँ। तो साफ सीधी भाषा में कहूँ तो इसका 75% जवाब है ना और 25% है हाँ। इसमें 75% का मतलब यह है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। अगर आप समझ गए हो तो समझ ही चुके होंगे, वरना एक्चुअली में इसको समझाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये थे आज के कुछ प्रोफेशनल और पर्सनल सवाल जिनके जवाब आपने सुने। मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों के सवाल मैं आज नहीं ले पाया, क्योंकि हम लोगों तक 1200 से भी ज्यादा सवाल आ गए थे और उन सबको शॉर्ट लिस्ट करके कुछ चुनिंदा सवालों को जवाब देना बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ ऐसे सवाल भी है जिन पर बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनेंगे जो कि आपको बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। लेकिन यार सच बताओ तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा लड़का जो केमिस्ट्री में फेल हो गया
गया था उसे एक दिन इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा बड़ा थैंक यू। मैं बता नहीं सकता कि इस समय मैं आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप ये चाहते हो कि हमारे फ्यूचर में आने वाले Q&A सीरीज में आप भी पार्टिसिपेट कर पाओ तो अभी जाकर हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ नया सीखने को मिला होगा और मेरे बारे में भी जानने को मिला होगा। अगर आप ऐसे और चीज़ें जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दे देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।